इजराइल फिलिस्तीन पर सबसे बड़ी खबर है। सोचिए 13 तारीख को एक बड़ी बैठक हुई है यूनाइटेड नेशन में और सोचिए पहले 119 देशों ने, फिर 145 देशों ने और अब 153 देशों ने इजराइल को साफ साफ कहा है कि तुम्हें युद्ध बंद करना पड़ेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्री ने ताल ठोक कर डंके की चोट पर यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं। यूनाइटेड नेशन में 145 से बढ़कर 153 देश जो हैं वो अब हो गए हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन 13 तारीख को जो नुकसान उठाना पड़ा इजराइल को वो सारी अपडेट पहले आप जान लीजिए, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 14 तारीख है, लेकिन 13 तारीख को जो नुकसान हुआ है, 13/12/2023 को जो नुकसान हुआ है वो समझिए। तो सोचिए कि डिंग हाँकने वाला इजराइल कमांडर मारा गया है। सोचिए 2014 में सुजैया गाजा की लड़ाई, जिसमें 41 आईडीएफ गोलानी ब्रिगेड के लोग मारे गए थे, की तुलना आज की लड़ाई लड़ी गई है जिसमें अब तक 10 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। गिलानी ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट कर्नल तोमर ग्रीनबर्ग ने सुजैया का बदला लेने के बारे में डिंगे हाँकी, वह कल मारा गया है। तो इजराइल के बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े जवान जो हैं वो मारे जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर खबरें लगातार वायरल है। सोचिए 13/12/2023 को शाम 4:34 बजे हमास और आईडीएफ के बीच दूसरे सुजैया मुठभेड़ के बारे में लिखा था। इजराइल मीडिया पुष्टि करता है कि मुठभेड़ में 2 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं, जिसकी मीडिया आउटलेट पर जानकारी है। अकेले सुजैया में आईडीएफ मृतकों की संख्या 10 हो गई है, तो 10 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए हमास और रेसिस्टेंस ने 15 इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, जिससे मौतें हुई और चोटें आई हैं। तो ये 13 तारीख का अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए किस तरह से इजराइल, जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था, जिसके पास लगभग 2 लाख सैनिक है, 5000 से ज़्यादा टैंक हैं, 400-500 के करीब फाइटर विमान है, तमाम आधुनिक हथियार है, आयरन डोम रडार है, वो धीरे धीरे इस युद्ध में, गुरिल्ला युद्ध में फिलिस्तीन में फंसता जा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से ये युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद इजराइल ने लगातार बमबारी की और गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन अब फिलिस्तीनी और हमास के जो लड़ाके हैं वो इन्हीं मलबों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं मलबों में छुपकर वो इजरायली सैनिकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगभग 30 से 40 हजार इजरायली सैनिक को जो लगाया गया है युद्ध में, खासकर वेस्ट बैंक में और गजा पट्टी में। और वहां स्थिति ये है कि रोज 50 के करीब सैनिक आईडीएफ के मारे जा रहे हैं जब दूसरी बार जब से युद्ध शुरू हुआ है, और लगभग 5000 के करीब वो मारे जा चुके हैं, 5000 से ज्यादा हताहत हुए हैं। वहीं इजराइल ने लगभग 20,000 फिलिस्तीनियों को जरूर मारा है, जिसमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक हैं। लेकिन अब 20 लाख की आबादी है फिलिस्तीन की, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी को मिला के, और उसे दुनिया भर का सपोर्ट मिल रहा है। सोचिए यूनाइटेड नेशन में तीसरी बार वोटिंग हुई है सीज फायर को लेकर। पहली बार जब वोटिंग हुई थी तो सोचिए इजराइल का थोड़ा धाक था और 119 देशों ने विरोध किया था इजराइल का। उसके बाद दूसरी बार वोटिंग हुई तो 145 देशों ने विरोध किया, और जब तीसरी बार वोटिंग हुई तो 153 देशों ने इजराइल का विरोध किया है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का असर बढ़ता जा रहा है और इजराइल बेनकाब होता जा रहा है। मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। तो सोचिए 75 सालों से ये लंबा युद्ध चलता आ रहा है, और अब तक, जब तक 7 अक्टूबर को ये हमला शुरू नहीं हुआ था और सोशल मीडिया के दौर में, तब तक दुनिया को लगता था कि हमास और फिलिस्तीन आतंकी संगठन है। मुझे तो नेल्सन मंडेला की वो बाइट याद आ रही है, वो लाइनें याद आ रही है जब यासर अराफात के साथ वो थे और एक गोरे पश्चिमी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि मंडेला, आप फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के साथ क्यों हैं, जो आतंक के नेता हैं। तब मंडेला ने कहा था कि ये आपका नजरिया हो सकता है, हम तो दर्द के साथी हैं,
हमें पता है कि यासर अराफात क्या है, ये दरअसल एक योद्धा हैं और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जो लड़ाइयाँ मैंने ब्लैक समाज की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए लड़ी है। तो सोचिए वो बात अब सामने आ रही है। पिछले 75 सालों से 1948 से इजराइल लगातार अपने मीडिया के दम पर, अमेरिका के दम पर लगातार एक प्रोपेगेंडा फैलाता चला जा रहा था कि मुस्लिम जो है मुस्लिम देश है फिलिस्तीन, और हमास और ये लोग आतंकी हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं। और हर साल 3 से 4 बार वो हमला करता था, कुछ जमीनों पर कब्जा करता था, फिलिस्तीनियों को कैद करता था। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने तय कर लिया कि अब और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और आयरन डोम रडार पर को पार करते हुए रॉकेट दागे गए इजराइल पर। उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया। इसको लेकर भी मिस्टीरियस कहानी सामने आई। कहा जा रहा था और कहा जा रहा है कि दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ ढीली हो रही थी। उनके सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश इजरायली विरोध कर रहे थे। तेल अवीव में लंबा प्रदर्शन चल रहा था और उनके पास कोई और मौका नहीं था और उन्होंने कोशिश की कि राष्ट्रवाद के नाम पर इस प्रदर्शन को रोक दिया जाए और देश को युद्ध में धकेल दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से हिटलर ने इन लोगों के साथ बर्ताव किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर की जब सत्ता थी तो आपको सबको पता है किस तरह से गैस चैम्बर कांड हुआ और 10 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए नस्ल के आधार पर। क्या वही काम अब फिलिस्तीन के साथ इजराइल करते आ रहा था? लेकिन जैसे ही इजरायलियों को बंधक बनाया गया, उसके बाद आपे से बाहर होकर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमला कर दिया। शुरुआती हमले के बाद ऐसा लगा था, भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा था कि न हमें किसी की मदद चाहिए, न हम किसी से कोई कम हाथ पसार रहे हैं और हम लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध चला, शुरुआत में लगा कि इजराइल सब कुछ नेस्तनाबूद कर देगा। उसने गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन दुनिया को उसके बाद उस पर ध्यान गया, सोशल मीडिया, एक्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से और फेसबुक की वजह से, और दुनिया को लगा कि ये तो आतंकी काम है, ये तो आम लोगों को मारा जा रहा है, ये तो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। उसी के बाद खेल पलटने लगा। वहीं यूक्रेन और रूस युद्ध में फंसा हुआ था। रूस किस तरह से यूक्रेन को, जो एक छोटा देश था, उसको हथियारों की सप्लाई अमेरिका कर रहा था, यूरोप कर रहा था, रूस फंस गया था। रूस को मौका मिल गया और रूस ने इस युद्ध को हवा दी और अमेरिका को फंसाना चाहा, इजराइल को फंसाना चाहा। और उसके बाद चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान ने गांठ बांध ली कि अब हमें इजराइल से निपटना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई कि खाड़ी देश एक साथ सामने आए और उन्होंने तय किया कि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट जाए, इजराइल की मदद करना बंद कर दे, नहीं तो हम अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे और उसका बोरिया बिस्तर बांधेंगे। अमेरिका ने भी तय कर लिया और अब तो उसने 31 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो सोचिए, अब तक खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं हुए थे, चाहे लीबिया पर हमला हो, अफगानिस्तान पर हमला हो, इराक पर हमला हो, वो हमला अब एकजुट हो गई। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि खाड़ी देश इसलिए एकजुट हो रहे हैं क्योंकि मुस्लिम देश है फिलिस्तीन। अगर ऐसा होता तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम देशों की पाकिस्तान है और दूसरे नंबर की आबादी भारत है। पाकिस्तान के पक्ष में कभी भी खाड़ी देश खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, वो आतंक को पनाह देता है, वो टेरर को पनाह देता है और भारत में वो घुसपैठ कराता है। लेकिन सोचिए, खाड़ी देशों के साथ भारत का एक लंबा व्यापार है। भारत के लाखों लोग वहां जाकर काम करते हैं। चाइना की इसी पर नजर थी। चीन कोशिश कर रहा था कि भारत ने जैसे ही इजराइल के पक्ष में ट्वीट किया सिर्फ, उसके बाद चाइना को लगा कि इस मौके को भुनाना चाहिए और खाड़ी देशों के साथ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी वोटिंग में यूनाइटेड नेशन में भारत ने पहली वोटिंग में न तो इजराइल का साथ दिया न फिलिस्तीन का, वॉकआउट किया था। दूसरी बार वोटिंग में वो सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा और तीसरी वोटिंग जहां 153 देश फिलिस्तीन के साथ है, उसमें भी उसने सीधे सीधे वोट किया है। सीरिया के मामले पर भी भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है, इजराइल के खिलाफ वोट किया है। तो वहां से चाइना की रणनीति बदली, लेकिन उसके बाद भी हथियारों की सप्लाई जारी हो गई। और इस युद्ध में हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाके हैं, उसके बाद जो हुथी जो यमन के लड़ाके हैं, और जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इन तमाम देशों ने जिस तरह की प्लानिंग की और सोशल मीडिया ने जिस तरह से इजराइल को एक्सपोज कर दिया, आज यूरोप के सारे देश इजराइल के खिलाफ हैं, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। और दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन न हो रहा हो। इसका मतलब है कि अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है और भारत सरकार भी पूरी तरह से एक स्वतंत्र और आज़ाद फिलिस्तीन के साथ है। और अब दोबारा 7 दिनों का सीज फायर हुआ। उस सीज फायर के दौरान जिस तरह से फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया और उन्होंने जो दर्दनाक कहानी बताई,
उससे इजराइल और शर्मसार हुआ, इजराइल के प्रति और लोगों का भरोसा घटा। और जिस तरह से इजरायली छूट कर आए, उन्होंने जिस तरह से तारीफ की, और अब तक साफ हो गया कि हिजबुल्लाह हो या हूथी हो या हमास हो, ये तीनों लड़ाके सैनिकों से लड़ रहे हैं, सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, ये आम इजरायलियों पर हमला नहीं कर रहे हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर आम लोगों को मार रहा है। तो पूरी दुनिया में इजराइल की विश्वसनीयता घटी है। 153 देश यूनाइटेड नेशन के इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ है। इसका मतलब है कि अब फिलिस्तीन की आज़ादी बहुत दूर नहीं है और आने वाले समय में उसको अपनी पूरी आज़ादी मिल जाएगी। वहीं आपको हथियारों की बात बता दें तो हथियारों की कमी नहीं है, लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। और फिलिस्तीनी जिसके पास न सेना था, न अपना मिसाइल था, न जहाज था, न आर्मी थी, उसके पास अब इतनी दुनिया की मदद पहुंच रही है कि इजराइल बैकफुट पर है, घुटनों पर है। और आने वाले 31 तारीख तक आपको पता चल जाएगा इजराइल को किसी भी कीमत पर इस युद्ध से हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। फिलिस्तीन को उसकी एक एक इंच जमीन लौटानी पड़ेगी और फिलिस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा, और नहीं तो इजराइल की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि खाड़ी देशों ने भी ठान लिया है कि वो हथियारों की और रसद की सप्लाई करते रहेंगे और अब इजराइल के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। यूरोप से इजराइल का पूरा कनेक्शन कट गया है, क्योंकि लाल सागर में जो भी जहाज आता है, हूथी के लड़ाके, यमन के लड़ाके उसको रोक लेते हैं। इसका मतलब है कि इजराइल की बर्बादी अब शुरू हो गई है। और जिस तरह से उसने निर्दोष लोगों को मारा है, गजा पट्टी को मलबे में तब्दील किया है, उसका हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा। तो इस पूरी लड़ाई में फिलिस्तीन की अब आज़ादी तय दिख रही है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से फंस गया है। उसकी सत्ता तभी तक बची रहेगी जब तक ये युद्ध चलेगा। नहीं तो इजरायली पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता चल गया है कि वो पूरी तरह से युद्ध में जानबूझकर फंसाए गए हैं। क्योंकि इजराइल की मीडिया भारत की मनुवादी मीडिया नहीं, वहाँ की मीडिया ने अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू कर दिया है। और सोचिए, इजराइल अपनी बादशाहत को छुपाने के लिए, सच को छुपाने के लिए, अपनी सो कॉल्ड सुपर पावर बने रहने के लिए अपने सैनिकों की लाश की संख्या नहीं बताता है, टैंक की बर्बादी नहीं बताता। लेकिन सवाल है कि वो इन चीज़ों को दुनिया से कब तक छुपाएगा। सोशल मीडिया उसे पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है। तो ये साफ हो गया है कि पूरी दुनिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। और हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके उस पर भारी पड़ रहे हैं और जल्द ही फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की तरफ देख रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।